नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक समाज इस मायने में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता कि उसके पास कितने ज़्यादा कानून हैं। एक समाज तब विकसित माना जाता है जब उसके देश में जो सबसे कमज़ोर नागरिक हैं, उसको वो कितनी मज़बूती से रक्षा प्रदान करता है। कल्पना कीजिए एक मासूम बच्चे के बारे में। एक मासूम बच्चा जो अभी दुनिया को समझना सीख रहा है। एक मासूम बच्चा जिसके लिए हर बड़ा इंसान सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए। अगर उसे दुनिया में उसका बचपन असुरक्षित हो जाए, तो क्या सिर्फ चुप रहना काफ़ी है? दोस्तों, इसी मौन को तोड़ने के लिए, बच्चों के मन में ये जो डर है, इसी डर को आवाज़ देने के लिए और हर बच्चे के बचपन पर एक मजबूत कानूनी कवच चढ़ाने के लिए, भारत ने वर्ष 2012 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया, जिसे हम पॉक्सो अधिनियम 2012 यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो एक्ट है, वो सिर्फ एक कानून नहीं है। ये एक्ट उस सोच का प्रमाण है कि बच्चों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। यह कानून अपराधी को सजा देने के साथ-साथ जो बच्चों की गरिमा है, जो बच्चों की गोपनीयता है और बच्चों की जो मानसिक सुरक्षा है, उसको भी सर्वोपरि रखता है। तो दोस्तों, कैसे हम समझेंगे कि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन बच्चों की सुरक्षा के लिए हम जिस तरीके से अपने देश में अब अलग-अलग कदमों को लेके आए हैं, उन्हीं कदमों में से जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, वो कैसे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो आज के सेशन में हम इसी पॉक्सो अधिनियम के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो तो समझेंगे ही। साथ ही साथ कैसे हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, मैं इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, इस अधिनियम की पृष्ठभूमि को समझते हैं। दरअसल भारत ने 1992 में यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का अनुमोदन किया। अब जब ये अनुमोदन किया गया, तो बच्चों के विरुद्ध जो भारत में यौन अपराध हो रहे थे, उससे निपटने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमारे देश में पहले से जो कानूनी व्यवस्था थी, उसमें बाल यौन अपराधों के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। बाल यौन अपराधों से संबंधित जो सजा थी, वो अपर्याप्त थी। साथ ही साथ हमारे देश में एक विशेष बाल केंद्रित प्रक्रिया का अभाव था। तो इन सारे अभावों के मद्देनजर हमने पॉक्सो एक्ट 2012 को बनाया और इस अधिनियम को 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया, क्योंकि 14 नवंबर एक ऐसा दिन है जो पहले से ही बच्चों को समर्पित है। हम जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण हो रहा था। हर 15 मिनट में हमारे देश में एक बच्चे के साथ यौन अपराध होता है। तो इस यौन शोषण को रोकने के लिए, इस यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हुई अश्लीलता को रोकने के लिए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी था और इसी उद्देश्य से ये जो अधिनियम है पॉक्सो, इसको लाया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में पहले से जो कानूनी ढांचा चल रहा था, उस कानूनी ढांचे में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। जो यौन अपराध थे, उसको अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया था। तो बच्चों की जो स्पष्ट परिभाषा का अभाव था, उस अभाव को दूर करने के लिए पॉक्सो अधिनियम को लाया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम में इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड मिले। जो भी आरोपी है, उस आरोपी को इस तरीके से दंड मिले कि वो अब दोबारा से ऐसा अपराध करने से सोचे। इसके अलावा हमारे देश में एक चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस को सुनिश्चित करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों का यौन शोषण पहले से होता आ रहा था, लेकिन हमारे देश में इस तरीके से कानून में परिवर्तन नहीं किया गया था कि जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उन बच्चों के साथ जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली हो, है ना? तो इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए जो पॉक्सो अधिनियम है, उस बात को लाया गया। अब इस अधिनियम के तहत जो बालक हैं, जिनके खिलाफ यौन शोषण का जो मामला है, वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उस बालक की परिभाषा इस तरीके से बताई गई है कि 18 वर्ष से कम आयु का जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको हम बालक की श्रेणी में काउंट करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि 18 वर्ष से कम आयु का सिर्फ होना ज़रूरी है। अब उसके लिए लिंग का कोई भी मतलब नहीं है, जाति का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कोई मतलब नहीं है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। केवल अगर उसकी वो उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो बालक की श्रेणी में आएगा। अब इस विशेषता से आप समझ सकते हैं कि कैसे पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। अब जेंडर न्यूट्रल कानून होने की वजह से ये हमारे देश के जो संविधान है, उस संविधान के कई सारे आदर्शों से भी जुड़ जाता है, कई सारे लक्ष्यों से भी जुड़ जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रमुख प्रावधान तो ये है दोस्तों कि इसमें जो अपराध हो रहे थे, यौन अपराध, उनकी एक स्पष्ट परिभाषा को इसमें बताया गया। जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया और इसके लिए कठोरतम अपराध का प्रावधान किया गया। इसके बाद इन 4 तरीके के अपराध में पहला था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा था सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें बिना पेनिट्रेशन के अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो हम उसको सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट भी अपराध माना गया और इसके तहत यौन इरादे से किया गया कोई भी कृत्य, चाहे वो इशारा करना हो,
चाहे वो टिप्पणी करनी हो, कमेंट करना हो, इन सभी को सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में अपराध माना गया। और इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित एक बहुत ही यूनिक इसमें प्रोविजन ये लाया गया कि पहले भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का निर्माण एक अपराध था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रसारण करना एक अपराध था, लेकिन पॉक्सो एक्ट में एक विशेष बात ये की गई कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भंडारण करना, अपने पास जमा करना, इसका पोजेशन करना को ये भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया। पहले अगर आपके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी रहती थी तो वो अपराध नहीं माना जाता था, अगर आप उसको फैला नहीं रहे, आप उसका प्रसारण नहीं कर रहे। लेकिन अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भंडारण करना भी पॉक्सो एक्ट के तहत एक अपराध बना दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण सुधार हमें देखने को मिलेगा। दूसरा इसका प्रावधान दंड से संबंधित है। इस अधिनियम में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि अपराध की गंभीरता के अनुसार दोषी को सजा मिले। 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया और इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया। अब इस प्रावधान को लाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि अगर इस अधिनियम में मृत्युदंड तक का प्रावधान है, तो ये प्रावधान जो भी आरोपी हैं या जो हमारे समाज के लोग हैं जिनकी मानसिकता बाल यौन शोषण करने की होती है, जो मतलब ऐसा करने का सोच भी रहे हैं, तो मृत्युदंड के प्रावधान की वजह से उनके अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। वो इस बात को करने से डरेंगे, वो यौन शोषण करने से या अपराध करने से डरेंगे और इससे बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दंड का जो प्रावधान है उसमें भी बहुत विस्तार से इस अधिनियम में बताया गया उसके बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो पॉक्सो अधिनियम है वो एक जेंडर न्यूट्रल नेचर का कानून है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पीड़ित हो सकते हैं, इस बात को माना गया है और ये बहुत ही एक इनोवेटिव इसमें स्टांस लिया गया है। इसके अलावा इसमें अपराध को लिंग निरपेक्ष माना गया है कि अगर अपराध होता है तो वो लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। और इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो इसका जेंडर न्यूट्रल नेचर है, ये हमारे देश में जो समानता का अधिकार है, संविधान ने जिसे मौलिक अधिकार के रूप में दिया है, फंडामेंटल राइट के रूप में दिया है, उस समानता के अधिकार के साथ भी ये जुड़ जाता है। हमारे देश में आप देखेंगे बालकों को संरक्षण देने के लिए हमारे संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार करने की सरकार को दिए गए हैं कि सरकार बालकों के लिए कुछ विशेष प्रयास कर सकती है। तो उस आर्टिकल 15(3) से ये जो जेंडर न्यूट्रल नेचर है वो जुड़ जाता है। इसके अलावा डीपीएसपी के आर्टिकल 39(f) से भी ये जो इसका जेंडर न्यूट्रल नेचर है वो पॉक्सो अधिनियम का वो जुड़ जाता है। तो पॉक्सो अधिनियम एक तरफ हमारे देश में बाल सुरक्षा की तो रक्षा कर ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारे संविधान है उनके लक्ष्यों के साथ भी एक समन्वय बना रहा है और संविधान के लक्ष्यों को भी लेके आगे बढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे पॉक्सो अधिनियम में जो पहले मामलों की रिपोर्टिंग में काफी ज्यादा हमें कमी देखने को मिलती थी, अब उस रिपोर्टिंग को ज्यादा सरल बनाया गया है। दरअसल पहले होता यह था कि अगर कहीं पे भी कोई अपराध हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग में बहुत समय लगता था या उसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर होती थी। इसके पीछे तो दो कारण था। एक होता था सामाजिक दबाव, लोग इस डर से रिपोर्टिंग नहीं करते थे कि समाज में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, और दूसरा ये होता था कि रिपोर्टिंग करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज्यादा जटिल थी। कई सारे विभागों में जाना पड़ता था, तो एक बहुत समय लग जाता था और रिपोर्टिंग में ही बहुत समय लगने की वजह से हमें न्याय में देरी देखने को मिलती थी। और न्याय में जो देरी मिलती है, न्याय में देरी को हम एक अन्याय की तरह देखते हैं और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस अधिनियम में जो मामलों की रिपोर्टिंग है उसको सरल बनाया गया, जो प्रोसेस होता था उसको ज्यादा आसान बनाया गया। इसके साथ रिपोर्टिंग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये जोड़ी गई कि अगर आपको पता है कि किसी के साथ यौन अपराध हो रहा है, अगर किसी संस्थान को पता है कि किसी के साथ यौन अपराध हो रहा है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इसको भी अपराध माना जाएगा। यानी नॉन रिपोर्टिंग को व्यक्ति और संस्थान दोनों ही के लिए अपराध घोषित किया गया। तो इस प्रोविजन की मदद से अब अपराध को छुपाना ज्यादा कठिन हो गया है। जो रिपोर्टिंग है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, उसको कंपल्शन के तौर पे इसमें शामिल कर दिया गया है। इससे होगा ये कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी यानी जो संस्थागत उत्तरदायित्व है उसमें हमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये 4 प्रावधान थे जो हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में जानने थे। अब चूंकि पॉक्सो एक्ट आया 2012 में, हमने 2020 में एक पॉक्सो रूल्स 2020 हम लेके आए। अब आखिरकार इन 8 वर्षों के दौरान कई सारे परिवर्तनों से हमारा समाज गुजरा। जो अपराध हैं उनकी प्रकृति में हमें परिवर्तन देखने को मिला, जो हमारे देश के बच्चे हैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन देखने को मिला, जो हमारे देश के बच्चे हैं उनकी ज़रूरत में परिवर्तन देखने को मिला। तो इन सारे परिवर्तनों को पॉक्सो अधिनियम में शामिल करने के लिए, इन सारे परिवर्तनों के साथ हमारा पॉक्सो अधिनियम आगे बढ़ सके और हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, इसके लिए उसमें उसमें उन सारे परिवर्तनों को शामिल करना ज़रूरी था। इसमें पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को इन सारे परिवर्तनों के अनुसार बनाना ज़रूरी था। इसी के मद्देनज़र हमने पॉक्सो रूल्स 2020 को लाया। इसमें कई सारी बातें की गई है। सबसे पहली चीज़ बात की गई है अंतरिम मुआवजे के बारे में। इसमें ये कहा गया है
कि अगर किसी बच्चे के साथ अपराध होता है, यौन अपराध होता है, तो उस बच्चे ने जब एफआईआर कर दिया या बच्चे के परिवार ने जब एफआईआर कर दिया, तो बच्चे की तत्काल ज़रूरतों के लिए एक तुरंत ही अंतरिम मुआवज़ा दिया जाएगा। इंटरिम कॉम्पेंसेशन उसे तुरंत दिया जाएगा। अब ये जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन है, ये अंतिम मुआवजे के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे के खिलाफ अपराध हुआ, उस बच्चे ने एफआईआर किया या उसके परिवार ने एफआईआर किया और अंतरिम मुआवजे के तौर पे उसको 15,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। ठीक बात है। अब कोर्ट में ये मामला जाता है, कोर्ट ने आरोपी को दोषी घोषित किया और साथ ही साथ बच्चों को 1 लाख रुपए, आप देखेंगे 1 लाख रुपए अगर मुआवजा देने की बात की, तो चूंकि इस 1 लाख में से 15,000 अंतरिम मुआवजे के तौर पे बच्चे को पहले ही मिल गया है, तो जो अंतिम मुआवजा होगा वो 85,000 रुपए बच्चे को मिलेगा। 15,000 रुपए उसमें से पहले ही कट कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो बच्चे के साथ जब अपराध होता है, तो एफआईआर के तुरंत बाद उनकी तत्काल जरूरतों के लिए एक अंतरिम मुआवजे का जो प्रावधान है, वो इसमें शामिल किया गया, ताकि बच्चे जिस मानसिकता से गुजर रहे हैं उससे उबरने में उनको हेल्प मिले, तब तक जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इसके अलावा इस अधिनियम में, इस माफ कीजिएगा, इस रूल्स में आप देखेंगे त्वरित विशेष राहत यानी इमीडिएट रिलीफ की भी बात की गई। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसकी सिफारिश पर बच्चों को भोजन, कपड़े, परिवहन, ये सब तुरंत उपलब्ध करवाए जाते हैं और इन सब के लिए पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत भी एक फंड बनाया गया है। इस फंड से इन सारे कामों के लिए पैसा आता है और इस फंड से ये जो भुगतान है भोजन, कपड़े और परिवहन का 1 सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो पॉक्सो एक्ट में ये 2 परिवर्तन हुए। इसके अलावा एक और परिवर्तन पॉक्सो रूल्स में ये किया गया कि एक सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था की गई। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो एक सपोर्ट पर्सन को नियुक्त करेगी। ये सपोर्ट पर्सन बच्चे की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से देखभाल करेगा। इसके अलावा समय समय पर बच्चे की मेडिकल जांच भी करवाएगा, उसकी काउंसलिंग भी करवाएगा, ताकि वो जिस ट्रॉमा से गुजरा है, उस ट्रॉमा से वो बाहर आ सके। इसके अलावा बच्चे की शिक्षा के लिए भी ये सपोर्ट पर्सन जो है वो कई सारे कदम उठाएगा। माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे और परिवार हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया की जानकारी ये सपोर्ट पर्सन देगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि पॉक्सो एक्ट में 4 प्रकार के अपराध को घोषित किया गया है। अब इन चारों प्रकार के अपराध में किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसके बारे में ये जो सपोर्ट पर्सन है वो उस बच्चे को और उसके परिवार को जानकारी देगा। तो इस पॉक्सो रूल्स 2020 के माध्यम से जो भी कमियां पॉक्सो अधिनियम 2012 में रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद पॉक्सो अधिनियम में आप अगला प्रावधान ये देखेंगे कि पॉक्सो अधिनियम में एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की भी बात है। दरअसल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के आने के बाद अक्टूबर 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य ये था कि हमारे देश के अंदर 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना और उसमें से भी कई सारे ऐसे कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना जो एक्सक्लूसिवली पॉक्सो के कोर्ट्स होंगे, एक्सक्लूसिवली पॉक्सो से संबंधित मामले की जांच करेंगे। अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में 750 से ज्यादा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हमारे देश में हैं। इसके अलावा ऐसे कोर्ट्स जो विशेष करके पॉक्सो के मामले देखते हैं, उनकी संख्या भी 400 से ज्यादा है। तो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो बच्चों को त्वरित न्याय न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय मिलने में देरी न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी तेज होती है, इसलिए हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पॉक्सो एक्ट के जो भी प्रावधान हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए कई सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहली चुनौती है जांच से संबंधित चुनौती। जांच से संबंधित चुनौती इस तरीके से है कि पॉक्सो अधिनियम की ये शर्त है कि बच्चे का बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। अब इस महिला अधिकारी के द्वारा जो बयान की शर्त है, वो इस उसमें व्यवहारिक कठिनाई ये होती है कि हमारे देश में जो महिला पुलिस है वो केवल 10% है। तो इतनी कम महिला पुलिस के साथ पॉक्सो की इस शर्त के साथ व्यवहारिक रूप से इसका पालन जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस बल में महिलाओं की कमी की वजह से जांच में हमें समस्या आती है। इसके अलावा हमारे देश में जो जांच में लापरवाही होती है, वो भी इस अधिनियम के उद्देश्य को सीमित करता है। जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का पालन नहीं करना, जो क्राइम सीन है उसको प्रिजर्व नहीं करना। अक्सर आप देखते होंगे कि क्राइम सीन पे बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बहुत सारे साक्ष्य होते हैं। उन साक्ष्यों को समेटना बहुत जरूरी होता है, उन साक्ष्यों को बहुत ही ध्यान से रखना
होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्राइम सीन को तुरंत ही पॉल्यूट कर दिया जाता है। इस वजह से जो साक्ष्य जिसकी वजह से बच्चों को त्वरित न्याय मिल सकता था, अब वो जो साक्ष्य हैं वो पॉल्यूट हो जाते हैं और फिर बच्चों को न्याय मिलने में देरी होती है। तो ये भी लापरवाही जो है वो हमें जांच से संबंधित समस्या में देखने को मिलती है। अब इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक डिसीजन दिया। शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी कोई गंभीर अपराध होगा तो उसमें फोटो, वीडियो और डिजिटल साक्ष्य, ये तीनों के तीनों अनिवार्य हैं। तो इस डिसीजन के बाद से हमारे देश में हालांकि जो लापरवाही है, जो क्राइम सीन प्रिजर्वेशन में कमी है, उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये जो लापरवाही की समस्या है हमारे देश में बनी हुई है। फिर आप देखेंगे हमारे देश में जो बयान होते हैं, बयान से संबंधित कई सारी आपको समस्या देखने को मिलेगी। बयान रिकॉर्ड तो होते हैं लेकिन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता और बयान से मुकरने पर फिर दंड भी नहीं मिल पाता। इसकी वजह से जो बयान का कमजोर साक्ष्य के रूप में बन जाना है, वो जांच से संबंधित एक कई सारी समस्या पैदा करता है। तो पॉक्सो एक्ट के कार्यान्वयन में, पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने में पहली समस्या है जांच से संबंधित समस्या। ठीक बात है। इसके अलावा आयु निर्धारण की समस्या भी हमारे पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने में थोड़ा सा एक सीमा लगाती है। जैसे आप देखें तो पॉक्सो में स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि आयु का निर्धारण कैसे किया जाए। अभी भी स्कूल के रिकॉर्ड्स पर किसी बच्चे की आयु के लिए निर्भर हमें रहना पड़ता है। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ तो उसको हम पॉक्सो के तहत ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उसकी उम्र पता होनी चाहिए कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अब ये इसी उम्र को पता करने के लिए अभी हम पॉक्सो में कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं देखते। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक डिसीजन दिया था जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की जो प्रक्रिया है वो पीड़ित बच्चों पर भी लागू होगी और इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की प्रक्रिया के माध्यम से आयु का निर्धारण होगा। ठीक है। तो ये आयु निर्धारण की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है कि एक समस्या पैदा करती है, एक चुनौती पैदा करती है। ठीक बात है। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल करने में देरी की वजह से भी जो पॉक्सो का उद्देश्य है वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। क्योंकि देखिए, कानून ये कहता है कि 1 महीने में जांच पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो फॉरेंसिक वाले हैं, उनमें हमें डिले देखने को मिलता है। वो जो रिसर्च करते हैं, वो जो छोटे-छोटे साक्ष्यों का पता लगाते हैं, उसमें डिले देखने को मिलता है। जो जांच अधिकारी हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो उन्हें भी ज़्यादा वक़्त लग जाता है। कई सारे ज़्यादा केस जब आ जाते हैं, तो केसों की जटिलता भी बढ़ जाती है। कई सारे केस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इन सारे वास्तविकताओं की मदद से चार्जशीट दाखिल करने में काफ़ी देरी हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि न्याय मिलने में देरी अन्याय से कम नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये एक समस्या हमें अपने देश में पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन में देखने को मिलती है कि चार्जशीट दाखिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, पॉक्सो एक्ट की विशेषता ये है कि इसमें जो आरोपी है, उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की अवधारणा हम इसको कहते हैं कि जो आरोपी है उसको खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। हमारे देश में जो सामान्य कानून है, जो हम भारतीय न्याय संहिता के तहत देखते हैं, उसमें ये नहीं होता। उसमें जब तक किसी पे दोष साबित नहीं हो जाए तब तक वो निर्दोष होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है, अगर उसके तहत किसी आरोपी पे कोई केस किया गया है तो वो दोषी माना जाएगा और उस आरोपी को अपना दोष गलत साबित करना पड़ेगा, उस आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की जो अवधारणा है, इसका व्यवहारिक तौर पे हम अपने जुडिशियल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं देखते हैं। जो प्रिजम्पशन है वो व्यवहार में लागू नहीं हो पाता, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश कई बार इस बात से डरते हैं कि किसी व्यक्ति को गलत सजा न मिल जाए। कई बार इस बात से डरते हैं कि हो सकता है कि जांच की प्रक्रिया जो है वो उसमें कुछ गलत चीज का इस्तेमाल किया गया हो सकता है किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही हो। तो अब इन सब पूर्व धारणाओं की वजह से, इन सब परसेप्शंस की वजह से जो न्यायाधीश हैं, वो इस प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोष की पूर्व धारणा को व्यवहारिक रूप से हम लागू नहीं कर पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश में जो यौन अपराध से संबंधित आरोपी हैं, उनका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो अक्सर हमें छूटते हुए नजर आते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं हमें पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने में, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखें कि पॉक्सो अधिनियम ने हमारे देश में हालांकि बाल सुरक्षा के कई सारे प्रावधान किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अकेले ये अधिनियम अपने आप में बाल सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। अब इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे ऐसी पहलें शुरू की है जो बाल यौन शोषण को रोकेगा। जैसे चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को स्थापित किया है, जो कि चाइल्ड अब्यूज को रोकेगा और साथ ही साथ अगर किसी के साथ होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके पॉक्सो के तहत ट्रीट करेगा। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है ना? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे यौन शोषण ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है।
मिलता है, ज्यादातर बच्चियों के साथ देखने को मिलता है। फिर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 देखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से जो जुवेनाइल है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको किस तरीके से जस्टिस दिलाया जाए, तो ये लाया गया। अगर मान लीजिए कोई कम उम्र का बच्चा अपराध करता है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था। फिर आप देखेंगे कि जो बाल विवाह है, बाल विवाह को रोकने के लिए भी 2006 में एक अधिनियम लाया गया। जो बाल श्रम है, बाल श्रम को रोकने के लिए 2016 में चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, उनको एस्टैब्लिश किया गया, एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया। तो ये सारी सरकारी पहलें जो है, वो पॉक्सो अधिनियम को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी, पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में और ज्यादा मदद करेगी। तो इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो चुनौतियां हैं, हमने जिन चुनौतियों के बारे में अभी बात की, कि जो पॉक्सो के उद्देश्य को सीमित करते हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकते हैं। तो देखिए, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले तो अपने यहाँ पे प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे। जो हमारे यहाँ पे जांच एजेंसियां हैं, उनको ज्यादा वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब्स हैं, उन फॉरेंसिक लैब्स को ज्यादा वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। महिला पुलिस बल में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉक्सो की यह शर्त है कि बच्चों का बयान महिला पुलिस दर्ज करे। तो इस शर्त को व्यवहारिक तौर पे पूरा करने के लिए हमें महिला पुलिस बल में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस बल में कुल संख्या इनकी मात्र 10% है। इसके अलावा हम क्षमता निर्माण पे बल दे सकते हैं। हम चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देंगे। हम एविडेंस हैंडलिंग को और ज्यादा मजबूत करेंगे, कि किस तरीके से जो साक्ष्य हैं, उनको ढंग से हैंडल किया जा रहा है, उनको करप्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा देखेंगे, हम लीगल प्रोविजंस का प्रशिक्षण अपने देश में जो भी काम अधिकारी हैं उनको देंगे, और साथ ही साथ हम अपने देश के लोगों में भी इस बात के लिए जागरूकता फैलाएंगे कि अगर उनके बच्चे के साथ कोई भी यौन यौन अपराध होता है, तो वो कौन-कौन से कानूनी कदम उठा सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों, हम अपने स्कूल में देखेंगे कि एक यौन शिक्षा को शुरू कर सकते हैं, एज़ अ कंपल्सरी एजुकेशन। यौन शिक्षा को शुरू करने से ये होगा कि बच्चों को गुड टच और बच्चों को बैड टच, इन दोनों के बारे में जो अंतर है, वो पता चल पाएगा। अगर उनके साथ कोई गलत करता है, तो वो तुरंत ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, और अपने पेरेंट्स को वो बताएं। इस बात के लिए भी हमें बच्चों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। उनको ये दिलासा देने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। उनको किसी भी घटना से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदा होने की ज़रूरत उसको है जिसने उस बच्चे के साथ गलत किया है। तो इन सारी मानसिकताओं को हम लेके अभी आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी मानसिकताओं को हम अपने सोसाइटी में प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यायिक सुधार भी कर सकते हैं अपने देश में, ज़्यादा एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करके। जो ट्रायल है, वो एक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाए, इस बात को भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर जो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है, हम इस अप्रोच को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई पीड़ित पुलिस के पास जाता है, तो उसके मन में ये शंका हमेशा हमेशा बनी रहती है कि पुलिस जो है, वो उसी को एक दोषी की तरह ट्रीट करेगी। ये मान के चलेगी पुलिस कि उसी की गलती है ना? आपको अक्सर ये बलात्कार के केस में देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो, हमारे देश में जो पुलिस है, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, वो एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लेके चले। इस बात को सुनिश्चित करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 भारत में जो बाल संरक्षण कानून है, उनकी रीढ़ है। हालांकि इस एक्ट की मंशा बहुत मजबूत है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की जो कमियां हैं, जिन चुनौतियों के बारे में मैंने अभी आपसे बात की, वो कमियां इसके प्रभाव को सीमित कर देती है। तो अगर हमें बाल अधिकारों की प्रभावी रक्षा करनी है, तो हमें अपने देश के संस्थाओं को ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, उनको ज़्यादा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और इन संस्थाओं में कई सारे सुधार करने पड़ेंगे। तभी जाके हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो हम भविष्य में उस भारत का निर्माण कर पाएंगे, जिस भारत के निर्माण का सपना हम अभी देख रहे हैं। हमने 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। अब इस सपने को पूरा करने में जो वर्तमान में बचपन में जो बच्चे जी रहे हैं, वही बच्चे आगे चल के युवा बनेंगे और हमारे देश को नित नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने समझा कि पॉक्सो एक्ट के बारे में, कि पॉक्सो एक्ट के सारे पहलू क्या हैं, पॉक्सो एक्ट क्यों हमारे देश में बाल सुरक्षा की दृष्टि में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने हेतु एक प्रगतिशील कानून है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई सारी चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। सेशन में अगर वीडियो में जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाली वीडियोस मिलती रहे। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों राहुल शर्मा एजुकेशन पर आपको और भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की बुक मिलेगी। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के अलग-अलग सेक्शन बिल्कुल प्लेलिस्ट वाइज़ मिलेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, ये सारे की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इनका जो कंटेंट है, आपको आप जब कंटेंट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बड़े-बड़े कोचिंग्स पैसा लेके कंटेंट देते हैं, उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।